आज हम बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी होम्योपैथी में कैसे सेलेक्ट करें, और हम आज 2-3 नज़रियों में इसको समझेंगे। और एक चीज़ हम इसमें जो बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है जो हम फॉलो कर सकते हैं, आज उसी चीज़ को हम समझेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन को अगर देखा जाए तो होम्योपैथी में कॉन्स्टिट्यूशन जो यूनिवर्सल माना जाता है। अगर आप डॉक्टर सैमुअल हनीमन को देखें तो उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन का नज़रिया दिया, तो उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसने सोरिक और उसके बाद साइकोटिक और उसके बाद सिफिलिस, ये 3 मेन दिया। फिर उसके बाद बहुत सारे लोग, डॉक्टर मैथी साहब आए, उन्होंने भी उस 3 तरह के अलग अलग दिए। तो उन्होंने उस समय एजिनो ग्रुप, स्क्रोफिलो ग्रुप, तो इस तरह से उन्होंने भी दिए। फिर उसके बाद बैजिन बोल कर के आए, तो उन्होंने भी स्क्रोफिला, गाउटी, फिर सिफिलिटिक, इस तरह से उन्होंने दिया। तो आप जितनी भी माइज़म का बेसिक को देखें तो माइज़म में एक्चुअली है क्या कि ये सारे जो माइज़म हैं ये सारे ड्राइव हैं जो एक्चुअल माइज़म है। और जितने भी ये देखिए, चाहे वेजिल का देखिए या वेनियर या जीजूस का देखिए, जिसने फॉस्फोरिक, फ्लोरिक, कार्बोनिक, फिर उसके बाद और भी एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कहा कि हाइड्रोजेनिक ग्रुप्स, फिर उसके बाद ऑक्सीजन ग्रुप, फिर उसके बाद कार्बोनिक ग्रुप, ये जितने भी और कॉन्स्टिट्यूशन बना, ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपको दिखेगा कि ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है डॉक्टर सैमुअल हनीमन के जो बताए हुए 3 कॉन्स्टिट्यूशन है, सोरिक और आपके साइकोटिक और सिफिलिस, ये तीनों से ही ड्राइव किए हुए हैं। भले इन्होंने अलग अलग, क्योंकि उस ज़माने में जो होम्योपैथी का था इतनी मेडिसिनें नहीं थी। आप अगर मेट्रिया मेडिका प्यूरा को देखते हैं तो जिसमें से 4 वॉल्यूम में आती है, और उसमें हमेशा आप देखिएगा कि कुछ ही मेडिसिनों का चर्चा है। और फिर बाद में जिन्होंने आया, और जो डॉक्टर केंट ने भी अलग से एक नज़रिया दिया, डॉक्टर विलियम बोरीमे ने भी नज़रिया दिया। तो सबको अगर आप मिला के देखें तो सबका बेसिक जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये 3 ही कॉन्स्टिट्यूशन है होम्योपैथी में, जो इन्हीं के आधार पे फिर लोगों ने उसको एक अलग अलग कैटेगराइज किया। तो आज हम उसी होम्योपैथी से रिलेटेड जो कॉन्स्टिट्यूशन है, सोरिक को और साइकोटिक को और सिफिलिस को, और उस समय उनको जो है एक माइज़म का नाम दिया गया, और वो ऐसी बताया कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है। अगर एक एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ आपको बताना चाहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन उतना ही इम्पोर्टेंट है होम्योपैथी में, या माइज़म उतना ही इम्पोर्टेंट है होम्योपैथी में। अगर आप इसको टच नहीं करते हैं तो होम्योपैथी में आप कामयाब प्रैक्टिशनर नहीं बन सकते, क्योंकि आपको जो बेसिक चीज़ है उसको समझना पड़ेगा। आप किसी का भी माइज़म को उठाइए, जिसने भी अपना माइज़म का थ्योरी दिया है। किसी ने कहा कि माइज़म आपके गुनाहों का एक सबूत है, आपने जो गुनाह किया उनसे ही बना और पलका। तो उस ज़माने में जो भी साइंटिस्ट इस चीज़ पे बहस किए, वो तो कभी ना कभी किसी न किसी धार्मिक चीज़ों से मुब्तला थे, ठीक है। और अपने ही धर्म के अंदाज पे, या फिर अपने ही जो उस ज़माने के इसका था, एक जो दस्तूर रहा था मेडिसिन का, एक चीज़ों का, एक उस ज़माने के जो अवाम हुआ करते थे, जो जिस भाषा में समझते थे, तो उसने वैसा ही थ्योरी को दिया ताकि उस ज़माने के अवाम उस चीज़ को समझे, ठीक है। अगर आप उसको अपनी इसमें अगर आज के दौर में समझना चाहेंगे तो वो चीज़ आपको एक अटपटा सा लगेगा, एक आपको दिमाग में नहीं बैठेगी, या फिर एक अलग तरह का सोच लगेगा। जैसे अगर एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे लेते हैं, आज से 30 साल पहले, या फिर अभी के 30 साल पहले, या फिर आज के ज़माने में एक आदमी जो 30 साल पहले आया था
और आज के ज़माने में है, तो इन दोनों में एक चीज़ का फ़र्क आप यूँ कर सकते हैं। अगर आपको किसी एक चीज़ उनको दिया जाए, एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम मान लिया, अगर उनको हम कहते हैं कि मेडिसिन से रिलेटेड हम एग्ज़ाम्पल देते हैं कि उनको अगर हम कहेंगे कि आप स्टेरॉइड लीजिए और इस बीमारी का उपाय स्टेरॉइड है, तो वो उस समय नहीं समझेगा। लेकिन आज अगर कहें तो स्टेरॉइड, क्योंकि उस समय ये डॉक्टरों की एक आम भाषा थी, तो डॉक्टर ही स्टेरॉइड को समझते थे। लेकिन आज जो स्टेरॉइड है, एक आम आदमी को भी मालूम है कि ये स्टेरॉइड है। तो कहने का मतलब है, जो चीज़ उस समय एक डॉक्टरों तक महदूद थी, आज वो आम है। तो सेम उसी तरह से उस समय जो माइज़म और कॉन्स्टिट्यूशन का जो थ्योरी दिया, वो एक अलग ढंग का था, क्योंकि उस ज़माने के जो लोग थे और जो जिस एरिया में जिस चीज़ का डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि जब भी वैक्सीन आया तो उस समय भी लोग बहुत बड़ी तादाद में उसका जो है ना नेगलेक्ट किया करते थे। लेकिन आज के दौर में वैक्सीन लगाने के लिए लोगों को मार पड़ती है कि आप इतना लाइन लग जाता है। तो कहने का मतलब है कि जो चीज़ उस समय जैसा था उसको ऐसा दिया, फिर उस चीज़ को अभी के रोशनी में अगर आप समझें तो वो थोड़ा सा कठिन हो सकता है आपके लिए। तो यही वजह है कि अगर आप माइज़म या कॉन्स्टिट्यूशन और जितनी भी तीन जो मैंने माइज़म आपको बताया, उसी के बिना पर सारे कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर आप माइज़म को टच करते हुए चलेंगे होम्योपैथी में, तो आपकी प्रैक्टिस में निखार आ सकती है। वरना हज़ारों प्रैक्टिशनर ऐसे बैठे हैं जिसने ज़िंदगी में कुछ भी हासिल नहीं किया है, क्योंकि होम्योपैथी से भी इमरजेंसी डील होती है। हमारे केसेस ऐसे हैं कि हम जो जितने भी केसेस देखते हैं, चाहे वो क्रॉनिक हो और इमरजेंसी हो, ये सारे को हम एक माइज़मेटिक तौर पे रखते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल तौर पे रखते हैं। जैसे हम आपको बता रहे हैं कि माइज़म और कॉन्स्टिट्यूशन आज के दौर में एक आम भाषा में अगर आप कहें कि मेडिसिन काम नहीं करती है, तो फिर क्या कारण है कि मेडिसिन काम नहीं करती है? आपको उसकी काउजेस पे जाना पड़ेगा। अब काउजेस कुछ भी हो सकता है। तो अब मान लिए कि किसी को ई कुली का अटैक हुआ है, तो अब ई कुली है, तो आपको लगता है कि कोई भी एक ऐसी मेडिसिन जो ई कुली को ख़त्म कर दे? तो अगर आप देखें होम्योपैथी के एतबार से, तो ये मेडिसिन जब तक आप नौसोड का यूज नहीं कीजिएगा, ये जितने भी नौसोड हैं ये माइज़म को कवर करवाते हैं, ठीक है, और वो कॉन्स्टिट्यूशन के एकदम इर्द गिर्द ही चलते हैं। एग्ज़ाम के तौर पर अभी जैसे ही मैंने आपको बताया कि मान लिया किसी का, आपको हमने कहा कि ई कुली है, उसको ई कुली बैक्टीरिया जो पेशाब में इंटर करती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर 3-4 चीज़ों को ठीक कर दिया जाए, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे इंसान को, ऐसे व्यक्ति को कोई भी भारी चीज़ एंटर नहीं कर सकती है, कोई भी बीमारी से बच सकते हैं। अगर उसको ई कुली है तो आप मामूली सा जो है रसबेरी या फिर कैनबेरी के जूस से ठीक नहीं कर सकते, ठीक है। अभी आम चली हुई है, अब बेरीज़ का जो है जूस दिया जाता है अगर ई कुली का बैक्टीरिया होता है। ये क्योंकि देखिए बैक्टीरिया एक, उसमें एक जान है और किसी जान को शरबत वगैरह से नहीं ख़त्म कर सकते हैं। यही वजह है कि जब एलोपैथी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो एंटीबायोटिक का यूज करवाते हैं, ताकि उस बैक्टीरिया का जो है कॉलोनी ना बन जाए वहाँ पे, और यूनी ब्लैडर को, वाल को थिकनेस ना कर दे वहाँ। तो इसमें मेडिसिन जैसे ही आप जाइएगा, तो ये देखिए जब कोई भी चीज़ इंटर करता है तो इसका साफ मतलब है कि कोई भी चीज़ वहाँ पे है, तो इसका मतलब वो डिपॉजिट है, और वही डिपोजिशन को आप 2 चीज़ों से ख़त्म कर सकते हैं। आप जैसे हमने आपको बताया कि डिपोजिशन
अगर मान लिया यूरिक एसिड, ये भी एक डिपोजिशन है, किडनी स्टोन ये डिपॉजिट है, कोलेस्ट्रॉल ये डिपॉजिट है, शुगर ये डिपॉजिट है। ये जितने भी डिपॉजिट है, मतलब जिस्म में कोई भी चीज़ का डिपोजिशन होना या बढ़ जाना, ये सारे साइकोटिक माइज्म के हैं। अब साइकोटिक माइज्म में देखा यह जाता है कि आप अगर मेडिसिन पे नज़र डालें तो सबसे बड़ी मेडिसिन बनती है उसकी मेडोरिनम, और कॉन्स्टिट्यूशन भी है, ठीक है। और दूसरी उसकी मेडिसिन बनती है थूजा। अगर आप थूजा का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें या मेडोरिनम का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें तो इनकी साफ लिखती है कि थूजा और मेडोरिनम देखिए गोनोरिया में, ये भी एक देखिएगा, ये यूनिटरी ट्रैक वगैरह में काम करने, गोनोरिया हुआ, ठीक है, लीवर में कहीं पे कुछ डिपॉजिट हुआ। और थूजा को अगर दें तो यूनिटरी ट्रैक में काम करती है थूजा, ठीक है। उसके बाद आप गैस्ट्रोइंटेस्टाइन में काम करती है, उसके बाद स्किन में भी काम कर सकती है, क्योंकि ये साइकोटिक कॉन्स्टिट्यूशन है। अब साइकोटिक कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी मेडिसिन देखें हम, तो सारे मेडिसिन का एक अलग अलग एक नज़रिया दिया हुआ है। अब साइकोटिक में हम क्या देख सकते हैं कि साइकोटिक मेडिसिन में अब जैसे हमने कहा कि जैसे विनियर जीसस ने जैसे कॉन्स्टिट्यूशन दिया कि फॉस्फोरिक, अगर फॉस्फोरिक को आप उठाएं, ये सारे साइकोटिक मेडिसिन आपको मिलेंगे उसमें, चाहे वो काली फोस हो, ठीक है, चाहे वो आपको क्लिकेरिया फोस हो या फिर एसिड फोस हो, और आपका जो है फॉस्फोरस हो, ये सारे साइकोटिक हैं। क्योंकि जो फॉस्फोरिक माइज्म है ये बिल्कुल हूबहू साइकोटिक माइज्म से मिलते हैं। सेम उसी तरह कार्बोनिक, अगर आप देखें जो विनियर ने जो कार्बोनिक कॉन्स्टिट्यूशन को दिया, तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आप देखें तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में कार्बोनिक का चर्चा सोरिक से मिलता है। क्योंकि आप देखिएगा जितने भी सोरिक पेशेंट होंगे तो उसमें दो चीज़ कॉमन होगा, या तो स्किन में प्रॉब्लम होगा या एक्यूट, मतलब जो भी केसेस होगा इनका एक्यूट केसेस होगा। तो यही वजह है कि आप इसमें मेडिसिन आता है मैगफोस, ठीक है। कार्बोवेज का पेशेंट कैसा दिखेगा आपको? कार्बोवेज का वह शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन है। शॉर्ट एक्टिंग जितनी भी मेडिसिन हैं ये सारे आपके सोरिक में आएंगे। तो आज हम जो वीडियो में चर्चा कर रहे हैं ये फर्स्ट पार्ट बना रहे हैं हम, सेकंड पार्ट इसका हम और भी एक बनेगा, क्योंकि आप कॉन्स्टिट्यूशन को एक दो लाइन में नहीं बदल सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक लंबी प्रोसेस है और ये होम्योपैथ की जान है, और इसको बैकबोन भी कह सकते हैं क्योंकि ये नोसोड बेस है। तो हम उसी तरह से अगर हम समझे तो कार्बोनिक जितने भी हैं ये सारे सोरिक होते हैं, और हमने आपको पहले ही वीडियो में इस चीज़ की चर्चा कर चुके हैं माइज्म का कि सोरिक जितने भी होंगे ये सारे एक्यूट केसेस होंगे। तो आप सोरिक में अगर देखा जाए तो क्या देख सकते हैं एक्यूट केसेस में? ये पेशेंट आपका काली कार्ब का हो सकता है, मैक कार्ब का हो सकता है, नाइट्रम कार्ब का हो सकता है, ग्रेफाइटिस का हो सकता है, कार्बोवेज का हो सकता है, कार्बो एनिमल का हो सकता है। तो ये कुछ कुछ मेडिसिन हैं। अब एक हम जाएंगे, अब जैसे एक और साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कहा कि पेशेंट को अगर हम देखें तो ये हाइड्रोजेनियस हुआ, फिर ऑक्सीजेनियड हुआ, फिर कार्बो नाइट्रोजेनियड हुआ। तो ये जितने भी जैसे हाइड्रोजेनियक है इसमें भी आप देखिएगा तो साइकोटिक माइज्म के मेडिसिन भर पड़े हैं। अब हाइड्रोजेनिक मेडियम क्या होता है कि ऐसे लोगों में आप देखिएगा ये भी कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन हमने आपको कहा कि मेन जो 3 कॉन्स्टिट्यूशन है, सोडा, साइको, सिफिलिस, ये माइज्म का भी है और ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी इसी में बेस में है। तो अब इसमें है कि जैसे अब हाइड्रोजेनियस कैसे होते हैं? हाइड्रोजेनोइड कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होगा कि इनको जो डीप ठंडा वेदर है, मतलब बरसाती मौसम से ही इनको परेशानी होगी। यही वजह है कि बरसात में आप मेडिसिन अगर किसी भी चीज़, खांसी हो, बुखार हो, आप डलका मारा का यूज करते हैं। आप रस्टॉक्स जॉइंट पेन अगर
ठंडा या बरसात में बढ़ जाए तो आप रस्टॉक्स का यूज करते हैं। तो ये इसी कारण, इसी आप माइजम के इसी कॉन्स्टिट्यूशन के एतबार से यूज करते हैं। नाइट्रम सल्फ का यूज करते हैं आप, है ना। तो थुजा भी यूज करते हैं। अब ऑक्सीजनेट कैसा होता है कि हमने आपको पहले भी हमने भी पहले इससे रिलेटेड जो वीडियो था माइजम से, हमने कहा कि सिफिलिस माइजम एक डिस्ट्रक्टिव माइजम होता है, और ऐसे में जो फंक्शन होता है ऑर्गन का वो डिसेबल होता है, या फिर डिसऑर्डर होता है, या फिर डीजनरेशन होता है। अब इसमें क्या हुआ, डीजनरेशन है। तो अब डीजनरेशन इसमें इन चीज़ों में देखा ये जाता है कि ये सिफिलिटिक तो होता ही है। तो अब डीजनरेशन जहाँ पे होगा तो वहाँ पे कौन सी मेडिसिन काम करेगी। तो अगर आप सिफिलिस की सबसे बड़ी मेडिसिन देखें तो मर्कशोल आती है, कैलकेरिया फ्लोर आती है, ये सिफिलिस की मेडिसिन है। और उसको दूसरे भाषा में ऑक्सीजनेट कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। फॉस्फोरस है, एसिड फ्लोर है, ठीक है। तो ये सारे मेडिसिन हैं। अब अगर कार्बन नाइट्रोजेनियस में जाएं तो इस मेडिसिन ये साइकोटिक ग्रुप के होते हैं, लेकिन साइकोटिक ग्रुप में 3-4 चीज़ों पे ऑर्गन पे देखा जाता है। जो साइको लोग होते हैं तो उनका तो लंग्स खराब होगा, या फिर हार्ट खराब होगा, या फिर किडनी खराब होगा, या लीवर खराब होगा। ये 4 ऑर्गन ऐसा है जो साइको लोगों में खराब होते हैं, ठीक है। ये साइकोटिक होते हैं। अब इसको आप कार्बो नाइट्रोजेनिक बोलिए। ऐसे पेशेंटों में अब जहाँ साइकोटिक में पेशेंट में हमने आपको पहले ही उस चीज़ का चर्चा कर चुके हैं कि साइकोटिक में आप थुजा देखिए यूरिनरी ब्लड में काम करता है। तो मेडिसिन का आपको कॉन्स्टिट्यूशन ये 3 कॉन्स्टिट्यूशन से ही डिराइव किए हुए हैं। आप एग्जाम्पल के तौर पे एक पेशेंट आपके पास आया, ठीक है, और वो पेशेंट पेन का पेशेंट है, ठीक है। तो आप उसमें क्या मेडिसिन यूज कर सकते हैं। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो या फिर साइको हो सकता है, सोरिक साइको भी हो सकते हैं। दोनों माइजम के बीच में सफ़र कर रहा है बंदा। अब सफ़र कैसे कर रहा है, मान लिया एक पेन का पेशेंट है, ठीक है। तो उसको कुछ दिन पहले पेन हुआ था या कुछ महीना पहले पेन हुआ था, कहीं पे भी, किडनी में हो सकता है, पैर में हो सकता है, कहीं पे भी हुआ था। लेकिन उसको क्या कर दिया गया, उसने एलोपैथी या किसी भी और अदर ट्रीटमेंट लिया जिसको उसको सप्रेस कर दिया, ठीक है। लेकिन बंदा फिर से वो रिकरेंट हो रहा है, मतलब उस बीमारी को फिर से वो, मतलब जो पेन था वो रिकरेंसी हो रहा है। तो इसका मतलब है बंदा माइजमिक तौर पे देखें तो सोरिक और साइको के बीच में वो सफ़र कर रहा है। तो ये टेंडेंसी अब उसका देखें तो उसमें अब बंदा अब या तो फिर उसको सेकेंडरी इन्फ्लामेशन में जा चुका है, या फिर बंदा आपको साइको, और अगर आप देखें अगर आप इन्फ्लामेशन के एतबार से देखें तो वो सेकेंड में जा चुका है, ठीक है। तो ऐसे लोगों का अगर आप ब्लड टेस्ट करेंगे तो उनमें देखेंगे कि हो सकता है कि उनका लिम्फोसाइट बढ़ा हो, उसका न्यूट्रोफिल, जबकि हर एक्यूट केसेस में न्यूट्रोफिल बढ़ा होता है ना। ब्लड WBC का ही एक पार्ट्स है, आप उसको लीजिएगा तो वहाँ देखिएगा कि न्यूट्रोफिल बढ़ा होना चाहिए एक्यूट केसेस में। अगर केस थोड़ा सा पुराना हो जाता है, 5-7 दिन 10 दिन के बाद आता है, पेशेंट जो है आपको सोरिक और इसके बीच में साइकोटिक के बीच में सफ़र कर रहा है, तो ऐसे पेशेंट का जो है लिम्फोसाइट बढ़ा होगा। तो अब वहाँ पे लिम्फोसाइट जब बढ़ा हो रहा है तो फिर से वो पेन रिकरेंसी है, तो अब वो सेकेंडरी इन्फ्लामेशन में जा चुका है। तो उसमें 1-2 मेडिसिनें बनती है। अगर किसी का लिम्फोसाइट बढ़ा रहता है तो एंटीपायरेजिन नाम से बड़ी कोई भी मेडिसिन नहीं है, क्योंकि फिर से वो बंदा फिर सोरिक में जाएगा। यही वजह है कि आपके पास अगर जब टाइफाइड फीवर लेके आता है, या फिर कोई भी एक इन्फेक्शन है, उसका ब्लड टेस्ट आपने कराया, उसका CBC कराया,
कॉमन सीबीसी उसका आपने कराया, उसमें देखा कि सारे चीज़ हैं, लेकिन डब्ल्यूबीसी काउंट के पार्ट्स को अगर आप देख रहे हैं, न्यूट्रोफिल या फिर लिम्फोसाइट को देख रहे हैं, तो न्यूट्रोफिल ठीक है लेकिन लिम्फोसाइट उसका बढ़ा हुआ है। तो इसका मतलब है बंदा सोरिक और साइकोटिक के बीच में सफ़र कर रहा है। उसको तो है कुछ भी नहीं सिम्टम, लेकिन जो परेशानी है वो भीम के आ रही है। आप जैसे ही एंटीपायरेजिनम मेडिसिन का वहाँ पे यूज़ कीजिएगा तो उसका लिम्फोसाइट जो है वो घट जाएगा और न्यूट्रोफिल बढ़ जाएगा, और न्यूट्रोफिल जब बढ़ेगा तो पुराने केसेस में आना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब सोरिक केसेस में मान लिया उसको फीवर था, वो फीवर में तब्दील हो जाएगा। ऐसे केसेस में फिर आप अगर उसका अगर आप ये करवाते हैं, आप जैसे ही आप उसका सीबीसी फिर कराएंगे तो आप उस समय देखिएगा कि उसका लिम्फोसाइट जो था वो अब कम हो गया है और उसका न्यूट्रोफिल बढ़ गया है। इसका मतलब बंदा रिकवर कर रहा है। अब वहाँ पे मेडिसिन आपको सोरिक मेडिसिन का यूज करना है, चाहे आप इकोनाइट का यूज करें, चाहे आप आर्सेनिक का यूज करें, या फिर ब्रोनिया का, बिप्टीसिया का, जो शॉर्ट एक्टिंग जो आपका सोरिक मेडिसिन है या शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन है, फेरम फोस का। तो ये मेडिसिन आप जब यूज करेंगे उसको तो ऑटोमेटिक वो बीमारी भी उसका जाने लगेगा। तो वहाँ पे एक मेडिसिन कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी, और उसी कॉन्स्टिट्यूशन को आज हम चर्चा कर रहे थे। तो हमने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन, अब देखिए ये रिवर्स में जा रहा है बंदा। जब रिवर्स में जा रहा है तो कहने का मतलब साफ है कि ये ठीक होने के तरफ जा रहा है, और यहीं पे लो लागू होता है डॉक्टर हियरिंग का जो लो होता है ना। डॉक्टर हियरिंग का लो ये है कि वो बंदा रिवर्स करेगा, जो बीमारी पहले आई थी वो फिर रिटर्न आने के बाद ही फिर ऐसे ऐसे जाएगी। तो वहाँ पे आप शॉर्ट एक्टिंग में, जैसे हमने कहा कि शॉर्ट एक्टिंग सर दर्द अगर रिटर्न आ रहा है या कोई इन्फेक्शन है तो वो रिटर्न जब आ रहा है तो फिर से इस बंदा वो चीज़ से बाहर निकलेगा। तो ये था कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पार्ट, और उसका दूसरे पार्टों में हम जानेंगे कि मेडिसिन का सिलेक्शन कैसे करें हम, और हम मेडिसिन का सिलेक्शन सिर्फ 3 कॉन्स्टिट्यूशन पे इस चीज़ में अगले वीडियो में हम रखेंगे। उसमें ज़्यादा हम इस चीज़ का डीप तक नहीं जाएंगे, हम सिर्फ सोरिक, साइकोटिक, सिफिलिस, ये 3 कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन के आधार पे हम इसको उसी चीज़ पे रखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।